Hello and welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss about fundamental rights. देखिए क्वालिटी ब्लूप्रिंट पे हमारी सीरीज चल रही है और उस सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है और आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यही सीखेंगे कि एक स्टोरी के थ्रू इसको याद कैसे रखें एंड दूसरा हम बेयर एक्ट देखेंगे क्योंकि आजकल एग्जाम्स में डायरेक्टली जैसे 15(4) पूछ लिया आपसे या 16(2) पूछ लिया, तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका बेयर एक्ट एक बार देख लेते हैं कि क्लॉजेज में क्या क्या दिया हुआ है। ये सब भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सारा नहीं करना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही करना है और इसलिए मैं वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो फंडामेंटल राइट्स, तो इक्वालिटी के जो आर्टिकल्स हैं वो दे रखे हैं 14 से 18 में, फ्रीडम के 19 से 22 में, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, रिलीजन वाले 25, 26, 27, 28, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स 29 और 30 और रेमेडीज कौन से में 32 में। तो हम याद करना सीखते हैं। ये आपको याद हो जाएगा, इक्वालिटी इज फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन एंड एजुकेशनल रेमेडीज। तो अगर आप न्यू भी हैं, वैसे तो आपको पता होंगी ये चीज़, लेकिन अगर आप न्यू भी हैं तो आप ये याद कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद अब हम एक स्टोरी की बात करते हैं। तो मैं अब आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप उस स्टोरी को फॉलो करना, फिर उस स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे लाइन बाय लाइन कि कैसे आर्टिकल्स को याद रखना है। देखो, पहले सब इक्वल थे, बीटेक है ये जहाँ पे सब पढ़ाई हो रही है कॉलेज में, तो सब इक्वल थे। फिर सब बदल गया, जॉब लग गई कुछ लोगों की तो उन्होंने टच करने से मना कर दिया जैसे उन्हें टाइटल मिला। फ्रीडम मिली तो ऑफेंस करने लगे, बोलने लगे कि भाई मेरी लाइफ है, मैं एजुकेटेड रहूँ या अरेस्ट हूँ, तुम्हें क्या। और हम यहाँ ट्रैफिक में फंसे हैं और फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिलीजियस अफेयर्स को देख रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। तो अब हम एक माइनॉरिटी बन गए हैं, इसलिए हमें अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे। अब बस यही रेमेडी है। तो ये स्टोरी होगी आपकी। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन। देखो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35, तो राइट टू इक्वालिटी देखते हैं 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 15, 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो जब तक हम 4 साल की बीटेक में थे, 14 से हम शुरू कर रहे हैं, 14 के 4 से, जब तक हम 4 साल की बीटेक में थे तब तक सब इक्वल थे। फिर सब बदल गया, यानी डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया। कुछ को जॉब मिलने लगी और हमें टच करने से मना करने लगे जैसे ही उनको टाइटल मिला। तो ये सारे हो गए टाइटल्स, अनटचेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी। फ्रीडम मिली तो ऑफेंस करने लगे, बोलने लगे मेरी लाइफ है, एजुकेशन लूँ या फिर अरेस्टेड हूँ, तुम्हें क्या। तो देखो 19 फ्रीडम, 20 से ऑफेंसेस, 21 से लाइफ, 21 से एजुकेशन और 22 से अरेस्ट। और हम यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हैं और फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 में देखो ट्रैफिक, और 24 में एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, ये चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, ठीक। और रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिलीजियस अफेयर्स को देख रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ये देखो प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करना, प्रमोशन करना उसका रिलीजन का, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से ये वाला याद कर लो। आगे क्या है, अब हम एक माइनॉरिटी बन गए हैं, इसलिए हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने होंगे। यही एकमात्र रेमेडी बची है। अब हम एक माइनॉरिटी बन गए हैं, हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने पड़ेंगे, यही अब एक रेमेडी बची है। तो इस तरीके से इस स्टोरी से आप याद कर सकते हो अगर आप एक न्यूबी हो। वैसे तो आपको याद हो गए होंगे अगर आप थोड़े टाइम से इस साइकिल में हो प्रिपरेशन की, ठीक है। पर अगर नहीं हुआ है तो इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो आप। अब हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात डायरेक्टली, बेयर एक्ट की, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखते हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। सबसे पहले आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, बस आप इतना याद रखोगे। स्टेट की डेफिनेशन में सब पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, सब चीज़ आ जाती हैं। मॉडर्न सेंस में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो हमारे जो जुडिशरी है उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स के थ्रू दी है। कई सारे केस लॉज हैं, आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी जानकारी के लिए इतना समझ सकते हो कि जो जुडिशरी है वो स्टेट नहीं होती है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 12 जुडिशरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड स्टेट। जब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहे हैं उस टाइम पे आप उनको स्टेट बोल सकते हो, बट व्हेन दे आर गिविंग जजमेंट्स एट दैट टाइम दे आर नॉट कंसिडर्ड स्टेट। अगले आर्टिकल पे आते हैं 13 पे। 13 क्या कहता है, 13 का क्लॉज 2 देखो डायरेक्टली, आप इसको याद रखना। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज विच टेक्स अवे और अबेजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। तो कोई भी लॉ अगर ऐसा बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। डिक्लेयर्ड बाय हूम, जो जुडिशरी होगी हमारी हायर जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन हियर
और द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको ये पता लगता है कि जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल है हमारा, जो डायरेक्टली नहीं गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 13 से आता है, या इसके अलावा 32 से आता है, 226 से आता है। तो कई जगह पे हमें ऐसा हिंट मिलता है डायरेक्ट कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू इंडिया के अंदर प्रिंसिपल माना हुआ है। ठीक। इसके अलावा क्या दिया हुआ है इसमें आर्टिकल 13 में, कि जो लॉ है उसके अंदर ऑर्डिनेंस, बाय लॉज वगैरह सब चीज़ मानी जाती है। ठीक है, लॉ के अंदर ये सब चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं, इन सबको लॉ माना जाता है। इसका जो क्लॉज 4 है वो क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो वो लॉ नहीं है। इसीलिए जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 है जो हमने अभी पढ़ा, इट डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट उनको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जरूर है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। एंड बाय द वे, जस्ट टू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड, तो जितना जो पार्ट किसी भी लॉ का होता है, जैसे मान लो एक लॉ के अंदर 5 क्लॉज है, तो उसका जो 5th क्लॉज है सिर्फ जुडिशरी को लगता है कि ये जो है ये इन कॉन्ट्रवेंशन है टू फंडामेंटल राइट्स, तो सिर्फ उसको वॉइड डिक्लेयर करेंगे, बाकी जो है इन इफेक्ट रह सकता है। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। चलिए अगला देखिए, आर्टिकल 14 है तो इसमें सीधा कोई क्लॉज नहीं है, डायरेक्टली 14 में दिया हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें दो प्रिंसिपल हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जिसका क्या मतलब है कि नो बडी इज अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट इज़ कॉलिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लाइक्स टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे। जैसे लाइक्स हैं, जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीट करा जाएगा, जो लोग एक जैसे नहीं हैं उनको अलग ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, टू ब्रिंग देम एट पार विद अदर्स। इसी से जो एफर्मेटिव एक्शन है, इस टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स हैं मॉडर्न स्टेट के, वो ऐसे ही प्रिंसिपल से निकल करके आते हैं। आगे देखिए, अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे 15। इसका क्लॉज 1 देखो, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका मतलब कि अगर कोई लॉस ओनली इसी वाले डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, क्लॉज 2 देखिए, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स वगैरह, या फिर जो बेदिंग घाट्स हैं, टैंक्स हैं, इन सब का यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता उनको। ये दे रखा है 15(2) में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद देखो 15(3), नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कोई प्रोविजन क्रिएट करना चाहती है स्टेट तो कर सकती है, ये 3 में दिया हुआ है। 4 में क्या दिया हुआ है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 15(4) हो गया ये आपका। 15(5) में स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये हो गए। इसके अलावा जो 6th है वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, वो ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग है। ये पुराना है जो वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। तो आपको ये जो 15th आर्टिकल है, इसकी 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 55, 56 सब रिमाइंडेड रहने चाहिए आपको। जैसे 15(6) है तो वो ईडब्ल्यूएस वाले जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, 15(4) आपको बता ही दिया। इस तरीके से जो जो मेन चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, 15(6) जो था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया था, ये भी हम देखेंगे जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। सॉरी, इसके बाद देखो यहाँ पर 16(1), देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, सो दिस इज रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 16(1). 16(2) में क्या लिखा है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, डिसेंट भी आ गया यहाँ, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, रेजिडेंस भी आ गया, और एनी ऑफ देम बी एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। तो इसको आपको याद करने की जरूरत है नहीं, आपको पता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 16(1) है, और 16(1) सॉरी जो 16 आर्टिकल है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और 16(1) में आपने पढ़ ही लिया कि उसमें एक जनरल बात करी गई है, तो 16(2) में ही करी गई होगी जो स्पेसिफिक बात करी गई हो। ऐसे करके आप ध्यान रख लोगे, कुछ भी याद करने का इसमें नहीं है। 16(4) देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, 16(4), 16(2), 16(1) ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको देख लोगे आप। इसके बाद 16(6) जो है वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, ये भी यहाँ पे नहीं दिया होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के वर्जन में, जो बाद में अपडेट होकर के आया उसमें
तो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से रिलेटेड है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जब हम बात करते हैं बैकवर्ड क्लासेस या SC ST ये सब जो है इनके लिए 16(4) है, ठीक है, और EWS के लिए 16(6). इसके बाद 17 देखो, तो 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। इट इज़ अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो इसको एनफोर्स करने के लिए हमने एक्ट भी बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है ना। इसको एनफोर्स करने के लिए इसमें सब चीज़ दे रखी है, इसकी पनिशमेंट क्या होगी, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से होगा ना, सब चीज़ दे रखी है। तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं होते हैं इस टाइप के आर्टिकल्स कि बस यहाँ पे अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश लिख दिया तो बात खत्म हो गई। उससे तो नहीं बनेगी ना बात, इसके लिए आपको तय करना पड़ेगा कि सज़ा क्या होंगी अगर कोई ऐसा करता है तो। 18 पे आइए, 18 में क्या लिखा है, नो टाइटल्स नॉट नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय स्टेट। तो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स के अलावा कोई और टाइटल जो होता है वो स्टेट नहीं देती। 18(1) में लिखा है। 18(2) में क्या लिखा है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। और 18(4) में क्या लिखा है, no person holding any office of profit or trust under the state shall without the consent of the president accept any present emolument। तो अगर आप एक पब्लिक ऑफिस में हो तो प्रेसिडेंट की इजाजत के बिना आप कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते हो, ठीक है। 18 हो गया। अब हम आते हैं 19 पे। 19 में क्या लिखा है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू। 19(1) ए क्या कह रहा है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। और इसी के साथ यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जुड़ गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से, इसको भी देखेंगे हम बाद में। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसके भी आपको याद रखने हैं ऐसे ही करके, 19(1) ए क्या है, 19(1) बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, और एफ यहाँ से हट गया है यहाँ, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी से, ठीक है। और इसी के साथ जैसा आप बाद में देखोगे तो आर्टिकल 31, तो वो भी इसी के साथ हुआ था, ठीक है ना। वो भी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्टेट का एक्शन है ना। यहाँ पे तो इंडिविजुअल्स की बात करी गई थी राइट टू प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो आर्टिकल 31 है अगेंस्ट द स्टेट है ना, कि कोई भी स्टेट आपकी डायरेक्टली आकर के आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एनी लॉ एस्टैब्लिश्ड। इस तरीके से उसमें लिखा था, लेकिन उसको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक, फॉर ऑब्वियस रीजन। आई थिंक आपको पता होगा अगर आपने एक भी बार सबको पढ़ा है तो। नहीं पता है तो इसके बारे में हम जिक्र कर सकते हैं, एक लंबी चर्चा है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, जी में क्या लिखा है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ये भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से आप याद रखना कि सबसे पहले स्पीच आएगी, स्पीच आएगी तो पीस आएगी, पीस आएगी तो सब लोग मिल करके रहेंगे, यूनियन होगा, फ्रीली मूव कर पाएंगे, कहीं भी रह पाएंगे और कुछ भी ऑक्यूपेशन कर पाएंगे। ऐसे ऑर्डर बना करके याद कर सकते हो, 19(1) ए बी सी डी ई और जी, ठीक है। इसके अलावा बस इतना याद रख लो कि 19(2) से लेकर के 6 में अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शंस बता रखे हैं, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो होंगे टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड ऑल अदर्स, जो भी इसके अंदर मेंशन है। अगला आ जाओ 20 पे। 20 में क्या है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज जो होंगे वो नहीं चलेंगे व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉज, ठीक है ना, कि जब मैंने क्राइम करा है तो जो लॉज उस टाइम पे एस्टैब्लिश है उसी के हिसाब से मुझे सजा दी जाएगी। बस रेट्रोस्पेक्टिवली कोई ऐसा लॉ नहीं लाया जा सकता है मेरे लिए कि जिससे बाद में लॉ बना करके कहा जाए कि नहीं अब इसको सजा ज़्यादा मिलेगी, अब 20 साल हो गई सजा, जिस क्राइम की सजा पहले 1 साल ही हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं कर सकता है, जब क्राइम हुआ है उस टाइम पे जो लॉ है उसके हिसाब से पनिशमेंट आपको मिलेगी। दूसरा क्या कहता है, यहाँ पे देखो तीनों इंपॉर्टेंट है, 21, 20 का 1 मतलब, 20 का 2, 20 का 3। 20 का 2 क्या है, जब डबल जेपर्डी से रिलेटेड है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस। तो एक से ज़्यादा बार आप किसी को भी सेम पनिशमेंट के लिए सजा नहीं दे सकते। नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मैं अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनूंगा, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किया गया है 20 के क्लॉज 3 में। इन तीनों को ध्यान रख लेना। 21 देखो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो इसके अंदर राइट टू लाइफ में आपके कई सारे आ जाते हैं जो प्रिंसिपल्स कोर्ट ने माने हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, फ्री लीगल एड, एजुकेशन, मैरिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें लगातार बढ़ती रहती हैं, जूरी स्टूडेंट जितना ज़्यादा बढ़ता है उसके हिसाब से इसके अंदर नए नए जो राइट्स हैं वो ऐड होते रहते हैं अंडर राइट टू लाइफ। फिर 21 ए देखो, जब भी ए दिखता है आपको तो पता लग जाता है आपको कि हाँ अमेंडमेंट हुआ होगा कुछ, है ना। 21 ए,
State shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 है। इसके बारे में बात करेंगे कि डीपीएसपी में कैसे चेंज हुआ उसके बारे में ना, जब अमेंडमेंट की वीडियो बनाएंगे उसमें डाल देंगे। तो अभी के लिए ये याद रखो 21A में ये है राइट टू एजुकेशन। 22 clause 1 no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as B of the grounds for such as arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। सिंपल सी बात है, किसी को भी अगर अरेस्ट करा जाएगा तो उसको उसके ग्राउंड्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे बताया जाए, और अगर उसको कोई कंसल्ट करने की ज़रूरत है किसी लीगल प्रैक्टिशनर को तो उसकी परमिशन भी उसको दे दी जाए। 22 का क्लॉज 1 है ये। फिर क्लॉज 2 क्या कह रहा है? एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा। दोनों को ध्यान रख लोगे, 22 का 1 और 22 का 2। ट्वेंटी थ्री देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। So, traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. In accordance with law, तो अब लॉ कहाँ है? तो लॉ बनाया गया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। अगेन ये भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, इसलिए हमने लॉ बनाया। तो सर अनटचबिलिटी का नहीं था, ऐसे ही इसका भी नहीं है। ठीक है, इसमें बस आप 23 का क्लॉज 1 याद रखो। 24 पे आ जाओ। No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment। यूपी की जो कारपेट इंडस्ट्री थी इसमें काफ़ी ये देखने को मिलता था, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये 24th आर्टिकल जो है वो चाइल्ड लेबर होता है। 25th देखिए, 25th का क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इसका मतलब कि जो बाकी प्रोविजंस हैं पार्ट 3 के वो इसके ऊपर हैं एक तरीके से। ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ अ रिलीजियस प्रैक्टिस वायलेट्स अदर राइट्स देन दोज राइट्स प्रिवेल। ठीक है ना, इसलिए लिखा हुआ है पहले कि टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद 26 देखिए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। तो पहले ही देखो राइटर दे रखा है काफ़ी ज़्यादा कि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस टू मैनेज अफेयर्स ऑफ देयर ओन रिलीजन। ऐसे याद करा था हमने अफेयर्स का, है ना। नेक्स्ट, बाय द वे जो आपकी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होती हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कई बार जजमेंट्स दिए हैं अलग अलग टाइप के। जैसे औरबिंदो सोसाइटी है तो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, लेकिन जैसे वैष्णवाइट्स हैं तो वो हैं, रामकृष्ण मठ के लोग हैं वो हैं, शियाज हैं वो हैं, इस तरीके से कई सारे उन्होंने बताए हैं कि तो राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट इनके लिए। जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं इंडिया के अंदर उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी है एज अ फंडामेंटल राइट। फॉर इंडिविजुअल्स इट्स नॉट देयर, इट्स नाउ अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। जब हमने डिलीट करा 19(1)(f) को और 31 को तो उसको लीगल राइट बना दिया था। इसके बारे में हम करेंगे बात अमेंडमेंट्स जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है इंडिया के अंदर उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी होता है एज अ फंडामेंटल राइट। अगला देखो 27, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion। तो टैक्सेस नहीं भरने हैं अगर आप प्रमोट कर रिलीजन। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो इसको कैसे दिखते हैं, लिखा हुआ कैसे है? अगर इसको शॉर्ट में देखना है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बाकी के क्लॉज जो होंगे उनको आप छोड़ सकते हो, डायरेक्टली आप इसको याद रख सकते हो कि 28 में ये दे रखा है। ठीक है, अगला 29th, any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आगे इसमें। फिर देखो, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लिंग्विस्टिक्स shall have the right to establish and administer education institutions of their choice। Next,
31 देखो यहाँ से ओमिट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी था ये, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी, दिस हैज बीन ओमिटेड। फिर 31 ए है, तो दिस इज कॉल्ड सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, इसको आप इससे ना पढ़ के यहाँ से याद कर लो बस, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग है ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए, इन्होंने इसलिए ऐड कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही आप 31 बी देखोगे तो इसको पढ़ सकते हो आप इस तरीके से, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो 9th शेड्यूल में लॉ डालना जो पहले हुआ करता था वो ये था कि भाई अब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन प्री 1973 के जो इसमें डाले गए हैं वो अभी भी वैलिड हैं, पर इनके ऊपर अब बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। आयर कोयलो का केस हुआ था, 9 जजेस बेंच बैठी थी, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी इन केसेस को नहीं मिल सकती है कि जस्ट आपने 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया तो अब उसको चैलेंज नहीं करा सकता, करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेंगे वो, उसका प्रिंसिपल जो होगा वो उन पर भी लागू रहेगा, ठीक है। तो बस इतना याद रख सकते हो आप इसके बारे में। 31 सी में क्या है, 31 सी में सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो हैं हमारे, 39 बी और 39 सी, जिनको हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के भी ऊपर रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से बस आप याद रख लो, बाकी डीपीएसपी में जिक्र कर लेंगे इनका। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इसमें क्या है, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari। तो ये सब आपने पढ़ी होंगी जो writs होती हैं हमारी, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसके बाद क्लॉज 4 देखो उसका, द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको बताता है कि वाई दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज डिक्लेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बिकॉज अगर ये आर्टिकल सस्पेंड भी होना है तो वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसका कोई प्रोविजन दे रखा है तो उसके हिसाब से होना है, ठीक है ना। वरना ये गारंटीड राइट है आर्टिकल 32, विच इज़ बेसिकली कि आप सुप्रीम कोर्ट पे मूव अपना कर सकते हो कभी भी, अगर आपको लगता है कि आपके कोई राइट्स जो हैं, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली कोर राइट्स, वो उनका अगर हनन हुआ है तो आप जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 33 देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन देयर एप्लीकेशन टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। तो देखो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इन फंडामेंटल राइट्स का टू सम एक्सटेंट, अगर वो आर्म फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करने हैं तो। वरना अगर हम आर्म फोर्सेस में हर तरीके के राइट दे देंगे तो वहाँ पे डिसिप्लिन से रिलेटेड इशूज हो सकते हैं, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे ऑफिसर्स अपने ठीक से, या कंट्रोल में कर पाएगा जो एक हायरार्की होगा आर्मी का उनका, तो इसलिए वो करा जाता है काम। तो ये अलाउ करता है आर्टिकल उसके लिए। 34 में क्या है, मार्शल लॉ के बारे में जिक्र करता है, बस इतना याद कर सकते हो आप, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स नॉट स्टेट फॉर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस इंडिया। तो कुछ इसके ऐसे सेक्शन है, जैसे 16 का क्लॉज 3 है, तो इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे लेजिस्लेशन होंगे जो सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी, स्टेट नहीं बना सकती, बस आप इतना याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी यू कैन इग्नोर दिस। सो दिस वॉज द लेटर ऑफ द लॉ, ठीक है। स्टोरी हमने पहले करी ली, उसको आपको ठीक से पढ़ना है एंड यू विल बी डन विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। एक बार इसको आप देख सकते हो दोबारा से। याद करने का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, स्टोरी में लिखा हुआ है। वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, इसको ऐसे याद हो जाएगा ये स्टोरी फॉर्मेट में। इमेजेस का यूज़ कर लेना जो भी दी हुई है, ठीक है। एंड बाकी जितना डायरेक्ट बताया है सिर्फ इतना करो, इसके बाहर कुछ मत करना, ठीक। So with that, we come to the end of this video and hope to see you soon in the next one. Take care. Bye.